आज हमारा जो विषय है वो है भगत सिंह का पुस्तकों के प्रति प्रेम। भगत सिंह जिसको हम शहीद आज़म कहते हैं, उसको किताबों के साथ बहुत ज़्यादा उसका लगाव था। सर्वप्रथम तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि पुस्तक कहते किसको है, पुस्तक का महत्व क्या है। एक बार वेद व्यास ने युधिष्ठिर को ये कहा था कि इस सृष्टि में अगर सबसे सुंदर कोई चीज़ है तो वो मनुष्य है। और मनुष्य ने एक बार ये कहा था कि अगर धरती पर मनुष्य ने कोई सबसे बढ़िया चीज़ बनाई है तो वो पुस्तक है। तो पुस्तक अपने आप में विश्व में अपना विशेष महत्व रखती है और इसकी जो परिभाषा है अनेक अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है। भारत के एक बहुत बड़े तपस्वी स्वामी राम तीरथ कहा करते थे कि बुक्स आर द वॉइसेस ऑफ आवर फोर फादर्स। पुस्तकें जो हैं ये हमारे पूर्वजों की आवाज़ें हैं। और लोकमान्य तिलक ने तो एक बार यहाँ तक कहा था कि अगर मुझे अच्छी पुस्तकें मिल जाएं तो मैं नरक में रहना भी पसंद करूँगा, क्योंकि पुस्तकें नरक को स्वर्ग में बदल सकती हैं, इतनी शक्ति है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक भी कहा है कि व्हाट यू रीड दैट यू थिंक, व्हाट यू थिंक दैट यू डू, एंड व्हाट यू डू रिपीटेडली दैट यू आर। तो पुस्तकें जो हैं ये इंसान को बनाने में, उसके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है कि इन पुस्तकों का भगत सिंह जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर मैं अपने विचार रखना पसंद करूंगा। भगत सिंह एक ऐसे परिवार से संबंधित था जो कि पढ़ा लिखा परिवार था। जब ये बंगा गांव में प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था तो उस वक्त भी सरदार अजीत सिंह जो इनके अंकल थे वो अखबार निकाला करते थे। उनके पास अखबारों की बड़ी कटिंग्स थी, पुस्तकें थी। तो बचपन में ही इसको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ जो है वो हो गया था। उसके बाद ये आगे चलकर बंगा गांव से लाहौर पढ़ने के लिए आया डीएवी स्कूल में। वहाँ भी इसको पुस्तकों का अच्छा शौक़ था, काफ़ी पढ़ता था। लेकिन जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसके जीवन में आया वो है 1921 में, जब ये नेशनल कॉलेज लाहौर का जब विद्यार्थी बना। तो नेशनल कॉलेज लाहौर में जो इसके प्रोफेसर थे, चाहे वो प्रोफेसर जुगल किशोर थे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, चाहे भाई परमानंद थे जिन्होंने काले पानी की सज़ा काटी थी, चाहे जयचंद्र विद्यालंकार थे, या जो है लाला छबील दास थे। खैर अनेक प्रोफेसर जो हैं वो पुस्तकें पढ़ कर इनको पढ़ाते थे, पुस्तकों के बारे में बताते थे। और लाला छबील दास ने तो एक जगह लिखा भी है कि भगत सिंह को बहुत ज़्यादा शौक़ था किताबें पढ़ने का, और वो जिस पुस्तक के बारे में सुन लेता था उसको नोट करके कहीं ना कहीं से अरेंज करके उस पुस्तक को ये पढ़ा करता था। इसके अलावा लाहौर में इसी कैंपस में ब्राडला हॉल जहाँ इनका कॉलेज था, वहाँ एक द्वारकादास लाइब्रेरी थी। और वो द्वारकादास लाइब्रेरी में तो ये जब तक जेल में नहीं गया तब तक जो है वहाँ से पुस्तकें लेकर ये पढ़ता रहता था। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सुखदेव इनका दोस्त था। ये जब लाइब्रेरी में जब बैठते थे तो शेल्फ में जो किताबें पड़ी होती थी उनके करीब बैठ जाते थे। और भगत सिंह और सुखदेव ये देखते थे कि कॉलेज का कौन सा विद्यार्थी कौन सी पुस्तक निकाल रहा है शेल्फ में से। अगर वो कोई क्रांतिकारियों पे पुस्तक निकालता था तो उस विद्यार्थी के साथ ये दोस्ती करते थे, उसको चेज़ करते थे, उसको अपना साथी सहयोगी बनाते थे। तो पुस्तकें पढ़ने का शौक़ जो है इसका कॉलेज में मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन 1925 में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसके बारे में हिंदुस्तान का इतिहास का विद्यार्थी जो अच्छी प्रकार से जानता है। अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ। उस काकोरी कांड में जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक पार्टी थी, रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जिसका भगत सिंह भी सदस्य था, इसके ज़्यादातर सदस्य अरेस्ट हो गए। भगत सिंह उसमें इन्वॉल्व नहीं था, भगत सिंह बाहर था। तो भगत सिंह ने सोचा कि अब इस क्रांतिकारी दल का बोझ जो है मेरे कंधों पर पड़ गया और लोग मेरे से सवाल पूछेंगे। तो इसने पुस्तकें पढ़ने और प्रारंभ की। तो ये 1925 में भगत सिंह ने स्वयं कई जगह लिखा है कि मैंने पुस्तकें पढ़नी जो हैं वो ज़्यादा
प्रारंभ कर दी और इन पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उसने हिंदुस्तान के और विदेशी जितने बड़े बड़े लेखक थे उनकी सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली थी। लेकिन 8 अप्रैल 1929 को जब इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बीके दत्त के साथ बम धमाका किया तो उस दिन इसने सबसे पहला पत्र जो अपने पिताजी सरदार किशन सिंह को लिखा, उसमें ये लिखा था कि मुझे लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी हुई गीता रहस्य मेरी शेल्फ में पड़ी हुई है, वो लेकर आना। और भी किताबों की लिस्ट इन्होंने दी थी और इसने साफ कहा था कि मेरे लिए पुस्तकें लाना, माताजी को साथ मत लाना, माताजी अगर साथ आ गए तो वो मेरे को देख कर रोएंगे, तो पुस्तकें जरूर लाना। ये माँ से भी ज़्यादा प्यार जो है पुस्तकों को करता था। ये जेल के अंदर 716 दिन रहा। 8 अप्रैल 1929 को ये अरेस्ट हुआ। 23 मार्च 1931 को इसको फांसी हुई। अगर ये हम टोटल दिन लगाएं तो ये 716 दिन बैठते हैं। 7 अक्टूबर 1930 को इसको सजाए मौत सुनाया गया। अगर वो दिन जोड़ दिए जाएं, मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने से 7 अक्टूबर 1930 से लेकर 23 मार्च 1931 तक वो 167 दिन बनते हैं, 167। तो इसने 716 दिन के दौरान लगभग 300 किताबें पढ़ी हैं। जेल के ऑफिसर जो हैं वो ये महसूस करते थे कि ये इतनी पुस्तकें मंगाता है, पढ़ता भी क्या नहीं पढ़ता है। एक दिन तो भगत सिंह ने जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल वाले को कहा था कि आप मेरे से कोई भी किताब के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जो हमने अंदाज़ा लगाया है ये 2.5 दिन में एक पुस्तक पढ़ जाया करता था। तो 300 पुस्तकें ये लगभग जेल में पढ़ लेता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोमिनेंट प्रोफेसर बिपिन चंद्र तो एक जगह लिखते हैं कि भगत सिंह ने सेंट्रल जेल लाहौर को, जो जेल थी दैट वाज कन्वर्टेड इनटू लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी, वो एक प्रकार का बहुत बड़ा पुस्तकालय बना दिया था इसने। ये पुस्तकें पढ़कर उनके नोट्स बनाता था और इसके नोट्स जो हैं वो भी बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, बड़े ही दुनिया को मैसेज देने वाले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यहाँ तक मिलता है, मैंने शायद अपने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जब इसको फांसी 24 मार्च 1931 को सुबह 7 बजे के करीब होनी थी तो 23 मार्च को इसने जो है एक पुस्तक अपने दोस्त प्राणनाथ मेहता के जरिए मंगवाई थी जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी लेनिन। तो वो पुस्तक जब इसने ली, क्योंकि फांसी कल होनी थी, तो ये उस पुस्तक को इसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दोपहर को ऑर्डर आ गया कि जो है अब नहा धो लो। उस वक्त ये पुस्तक ये पढ़ रहा था नौजवान, और मैंने बताया था पिछली बार भी कि उस पुस्तक का एक चैप्टर ही कंप्लीट कर पाया था, मतलब कि पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ पाया। उसके बाद ये जो है अपना फांसी घर की तरफ जाता है। यहाँ पर आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये आखिरी दम तक क्यों पढ़ रहा था, लास्ट मोमेंट तक ये है पुस्तक पढ़ रहा था। इसने क्या पीएचडी करनी थी, क्या इसने कोई कंपटीशन देना था या प्रोफेसर बनना था? नहीं। इसकी भतीजी जो है सिंधु मैडम ने एक बार ये कहा था, लिखा भी है उसने अपने इसकी जो है जीवनी में, कि ये आखिरी वक्त तक इसलिए पढ़ रहा था ताकि इसको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसके ज़रिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन और नेशन बाय नेशन जो है वो समाप्त हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया के इतिहास में बड़े क्रांतिकारी, बड़े देशभक्त जेलों में रहे हैं। इस नौजवान ने 23.5 साल की उम्र में 550 किताबें पढ़ गया था टोटल। जेल के अंदर 300 किताबें पढ़ी। ऐसा बुक लवर, ऐसा किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश के कोने में आज तक मुझे तो नहीं मिला। अगर किसी को नज़र आए तो हमें भी आप बता देना। तो एक तो मेरी बात यह है कि इस व्यक्ति ने नोट्स बनाए, पुस्तकें पढ़ी, अपने विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर लाया। लेकिन इसका जो किताबें पढ़ने का जो नज़रिया था वो क्या था, वो जो है मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक तो इसके गुरुजी ने भी लिखा है, प्रिंसिपल छबील दास ने, कि ये जब पुस्तकें पढ़ता था, इवन शिव वर्मा ने भी ये कहा है, जो इसका मित्र था जेल के अंदर, कि इसका जो पिपासा थी, जो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्यास थी, वो कभी नहीं बुझती थी। एक बार लेनिन से किसी ने पूछा कि तुम दुनिया के इतने महान आदमी हो, ये कैसे बने? तो लेनिन ने ये कहा था
कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ टीचर थी, फादर भी टीचर थे, तो उन्होंने मेरे दिमाग में अर्ज टूवर्ड्स नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की लगन पैदा कर दी थी। तो ये पुस्तकें पढ़कर इसकी जो प्यास है वो बुझती नहीं थी, बल्कि और बढ़ती थी। ये शिव वर्मा जो कि खुद बहुत बड़ा लेखक है, उसने इसके बारे में कहा है। दूसरा ये है, ये पुस्तक आम आदमी की तरह नहीं पढ़ता था, बड़ा क्रिटिकल राइटर था। और ये अक्सर कहा करता था कि अगर आप पुस्तक पढ़ो तो उसका मूल्यांकन करो, उसको सोचो, उसको दूसरों के साथ डिस्कस करो, एज इट इज़ कभी मत मानो। जो कुछ पुस्तक में लिखा है उसको एज इट इज़ जो है ये कभी स्वीकार नहीं करता था। और एक जापान की कहावत है, इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग यू रीड, बेटर नॉट रीड। अगर आप किसी चीज़ को, किसी पुस्तक को पढ़कर एज इट इज़ मान लेते हो तो इसका मतलब है आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये उस प्रकार का रीडर था जो पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालता था, डिस्कस करता था, और इसके निकाले हुए निष्कर्ष जो हैं वो इसके यारों दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। इसके अलावा ये पढ़ने का जो तरीका जो इसका था, उसका से एक निष्कर्ष था कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ आई हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि इसने क्रांतियों का अध्ययन किया था, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ आई हैं, उन क्रांतियों का बहुत बड़ा आधार वहाँ का साहित्य है, लिटरेचर है। अगर वॉल्टेयर ना होता, अगर रूसो ना होता, नेपोलियन बोनापार्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर रूसो ना होता तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होती, अगर टॉल्स्टॉय ना होता, अगर गोर्की ना होता तो ये रशियन रेवोल्यूशन नहीं होनी थी। तो इसने हिंदुस्तान के बारे में भी ये कहा था कि अगर हम देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो साहित्य जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको हमें मद्देनज़र रखना होगा। एक बार सुखदेव जो इसका बहुत बड़ा दोस्त था, वो इतना पुस्तकें पढ़ने का शौकीन नहीं था जितना भगत सिंह था। उसने एक चिट्ठी लिखी भगत सिंह को कि तुम इतनी पुस्तकें पढ़ते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो भगत सिंह ने सुखदेव को एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया था कि सुखदेव, तुम्हें मालूम है पुस्तकें क्या सिखाती हैं? पुस्तकें जो है कष्ट सहना सिखाती हैं, दर्द सहना सिखाती हैं। सुकरात ये कहा करता था, सफरिंग एंड ग्रेटनेस लिव टुगेदर। जैसे एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है, वो प्रसव पीड़ा में से गुजरती है, तब जाकर सुंदर बच्चा जो है वो पैदा होता है। इसी प्रकार से ये जो पुस्तकें हैं ये दर्द सहना सिखाती हैं, कष्ट सहना सिखाती हैं। ये क्रांतिकारी, ये साहित्यकार, ये पुस्तकों के जो है लवर, ये यातनाएं सहने की शक्ति जो है इन पुस्तकों से प्राप्त कर करके देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। ये चीज़ भी भगत सिंह ने पुस्तकों से ही सीखी थी। और भगत सिंह का जो अध्ययन का जो उसका शौक था, उसका पर्पज़ क्या था? एकमात्र अगर कोई उद्देश्य था उसके अध्ययन का तो वो सिर्फ एक था, मानव जाति सुखमय कैसे हो। भगत सिंह इसीलिए अनेक पुस्तकें पढ़ता था ताकि उसको जो ये मानव जाति में जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, इनका निवारण हो, ये जो है सुखी बन सके। अब पॉइंट ये है कि जब भगत सिंह को अरेस्ट किया गया तो आगरा में ये रहा था। तो आगरा में छापा पड़ा जहाँ ये रहते थे। हालांकि मैं उस जगह गया भी था जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद रहा करते थे। वहाँ पर जब पुलिस ने रेड किया तो 70 लेखकों की 150 पुस्तकें मिली, और उन पुस्तकों को जब उठाकर लाहौर लाया गया, स्टडी की गई, तो जो इसको सजाए मौत सुनाई गई थी, ठीक है इसने सांडर का मर्डर किया था, वो भी इसके ऊपर आरोप था। उन आरोपों में से एक आरोप ये था कि ये इस प्रकार का खतरनाक लिटरेचर पढ़ता था, उसको आधार बनाकर, दैट वाज वन ऑफ द काजेज, और इसको जो है सजाए मौत सुनाई गई थी। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा अपराधी होगा जिसको फांसी देने के लिए पुस्तकों को आधार बनाया गया हो। तो इट वाज वन ऑफ द मेन काजेज, नो डाउट। दूसरी बात यह है कि मैं एक उदाहरण देकर जो है अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि साहित्य का महत्व क्या है। जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें कवि सम्मेलन कराने का बड़ा शौक था, और देश के नामधारी सिंह दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि थे। तो एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ, तो कवि सम्मेलन हुआ छत पर, फर्स्ट फ्लोर पर। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, दिनकर, ये कई साथी जो हैं पौड़ियों से नीचे उतर रहे थे।
आगे आगे दिनकर थे और पीछे पीछे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू का पैर फिसल गया और एकदम जो है वो दिनकर के कंधे पर उसने हाथ रखा और आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने दिनकर को कहा, दिनकर जी आपकी बदौलत में बच गया, नहीं तो मैं तो गिर जाना था। तो दिनकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, पंडित जी जब जब भी राजनीति गिरती है तो उसको साहित्य ही सहारा देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगत सिंह साहित्य के महत्व को इतनी अच्छी तरह से जानता था, शायद और कोई क्रांतिकारी इसके महत्व को इतनी अच्छी प्रकार से ना जानता हो। अब जो है जो भगत सिंह के बारे में किताबों की जो महत्व की जो बात है उसको जो है उसका विराम लगाते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह के स्टैचू हिंदुस्तान में बहुत हैं। मुझे एक स्कॉलर मिला जिसने हिंदुस्तान में ये रिसर्च की कि गांधी के कितने स्टैचू हैं, दूसरे लोगों के कितने स्टैचू हैं, तो उसने मुझे बताया कि हिंदुस्तान में भगत सिंह के स्टैचू सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो स्टैचू लगाने वाले जो लोग हैं ये इसके हाथ में पिस्तौल दिखाते हैं। एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही है, एक इतिहासकार ने बड़ी अच्छी बात कही है और वो बात 100% सही भी है कि भगत सिंह का अगर आप स्टैचू कहीं लगाना चाहते हैं तो उसके हाथ में पिस्तौल की बजाय पुस्तक होनी चाहिए। भगत सिंह पुस्तकों का ज़्यादा प्रेमी था, पिस्तौल का निशान सूट नहीं करता। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है थोड़ा सा खून निकालने के लिए तो वो खून निकालना उसका उद्देश्य नहीं होता, पेशेंट को ठीक करना होता है। तो इसके जीवन में पुस्तकों का महत्व बहुत ज़्यादा था, इस प्रकार की चीज़ों का महत्व नहीं था। तो भगत सिंह का जीवन ये युवा पीढ़ी के लिए, देशवासियों के लिए एक संदेश है कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पुस्तकों से प्रेम करो और पुस्तकें जो हैं वो आपके जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन आज के इस युग में, इस टेक्नोलॉजी जो है IT के युग में पुस्तकों से प्रेम कम होता जा रहा है। और मैं कॉलेज में एक बार मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं हॉस्टल में गया तो एक लड़का जो है रो रहा था। तो मैंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? उसने कहा, जी मैं तो अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी, मुझे 25 रुपये दे दो, भेज दो, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने पुस्तक लेनी है, तो मेरे पिताजी ने 25 रुपये भेजने की बजाय पुस्तक भेज दी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो मैंने कहा पुस्तक तो आगे, फिर रोते क्यों? कहते पुस्तक तो बहाना था, मुझे तो 25 रुपये चाहिए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की युवा पीढ़ी, आज के पढ़े लिखे लोग भगत सिंह के जीवन से बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। किताबों के बारे में जितना प्यार उसको था, उसने तो कोई PhD नहीं करनी थी, प्रोफेसर नहीं लगना था। अगर वो पढ़ लिख कर एक साधारण सा बालक देश का सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी देशभगत बना पुस्तकों की वजह से, तो अगर हमारे नौजवान, अगर हमारे देश के पढ़े लिखे लोग इससे ये प्रेरणा लेकर कुछ सीखेंगे तो इससे समाज की गरीबी, अंधकार, अज्ञानता दूर होगी। विनोबा भावे ठीक कहा करते थे कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि देश में गरीबी है, मुझे इस बात का अफसोस है कि देश में अज्ञानता है। तो अज्ञानता बहुत बड़ा पाप है, इसको दूर करने के लिए पुस्तकें जो हैं वो हमारे लिए, देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। भगत सिंह का इससे बड़ा संदेश मेरे ख्याल में और कोई दूसरा हो नहीं सकता। धन्यवाद।